नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रेखा अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम विश्व जनसंख्या वृद्धि व जनांकीय संक्रमण के बारे में अध्ययन करेंगे। गत वीडियो में हमने इसी अध्याय के एक दो अलग बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया था, जो कि था घनत्व व वितरण। देखिए, जनसंख्या वृद्धि। सर्वप्रथम आपको ज्ञात होना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि क्या होता है। देखिए, दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी दो समय बिंदु यानी दो समय अंतरालों के बीच में जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, उसको हम जनसंख्या वृद्धि से संबोधित करते हैं। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है। धनात्मक से तात्पर्य कि बढ़ता हुआ भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है कि जनसंख्या घटती हुई भी दिख सकती है हमें। इसे निरपेक्ष संख्या से यहाँ तात्पर्य है आंकड़ों में यानी संख्याओं में भी दर्शा सकते हैं, अथवा प्रतिशत के रूप में भी हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। आप देखिए, आपके स्क्रीन पर जनसंख्या भूगोल में जो आधारभूत संकल्पनाएं हैं वो हमने दर्शाई हैं। इसमें कई संकल्पनाएं हैं, जैसे कि जनसंख्या की वृद्धि यानी समय अंतरालों के बीच में एक विशेष स्थान में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाऊं कि भारत में 1991 में जनसंख्या 84.6 करोड़ थी, जो कि 2001 में 102.7 करोड़ हुई। अब अगर हम इसे घटाएंगे तो जो जनसंख्या वृद्धि हमें ज्ञात होगी वो है 18.07 करोड़। ये वास्तविक संख्या होगी। इसी प्रकार जनसंख्या की वृद्धि दर। देखिए, जनसंख्या की वृद्धि दर ऊपर हमने पढ़ा वो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि है, जो कि हम आंकड़ों में यानी संख्याओं में दर्शा रहे हैं। यहाँ वृद्धि दर है, दर यानी रेशियो, जिसको हम प्रतिशत में दर्शाते हैं। अतः जनसंख्या वृद्धि हमेशा प्रतिशत में ही दर्शाई जाती है। तीसरा है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। बच्चों, प्राकृतिक वृद्धि से तात्पर्य यानी कि कितना कितना शिशुओं का जन्म और मृत्यु, इसके अंतर जो रहता है, इसको हम प्राकृतिक वृद्धि में दर्शाते हैं। जैसे कि आप देखिए, सूत्र में है प्राकृतिक वृद्धि इज इक्वल टू जन्म माइनस मृत्यु। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। अब वास्तविक वृद्धि में आप देखिए कि इसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु तो है ही, लेकिन इसमें अप्रवास और उत्प्रवास भी है। अप्रवास यानी कितने व्यक्ति हमारे क्षेत्र में आए और कितने व्यक्ति हमारे क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ पलायन किया, ये संख्या को हम दर्शाना होता है। इसे वास्तविक वृद्धि के रूप में हम कहते हैं। फिर है जनसंख्या की घनात्मक वृद्धि। मैंने आपको बताया कि घनात्मक वृद्धि का सूचक जनसंख्या में बढ़ती हुई घनात्मक वृद्धि। इसके अंतर्गत देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या को हम कह सकते हैं। इसका मतलब यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, तो ये घनात्मक रहेगी। और उसी प्रकार से जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि। इसके अंतर्गत दो समय अंतरालों में अगर जनसंख्या हमारी कम होती है तो ये ऋणात्मक वृद्धि को दर्शाएगी। अब आगे देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के घटक, ये आपको ध्यान में रखने हैं। जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक हैं, जन्म, मृत्यु व अप्रवास। इससे तात्पर्य कि किसी भी जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है वो इन तीन घटकों के कारण होता है। जनसंख्या जन्म के कारण, मृत्यु के कारण व प्रवास के कारण। प्रवास क्योंकि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पे आवागमन करता रहता है, इसको हम प्रवास के रूप में देखते हैं। अशोधित जन्म दर, इसे हम CBR यानी क्रूड बर्थ रेट भी कहते हैं। ये प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए
जीवित बच्चों के रूप में हम इसे व्यक्त करते हैं, यानी प्रति 1000 स्त्रियों पे कितने जीवित बच्चे हैं। इसका सूत्र आप देखिए, अशोधित जन्म दर इज इक्वल टू किसी वर्ष विशेष में जीवित शिशुओं की जो जन्म हो गया वह बटा किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के मध्य जनसंख्या इनटू 1000 से है। यहाँ आप देखिए, क्योंकि किताब में ही आपकी पुस्तक में ही इस तरीके से दे रखा है, इसलिए हमने इसी तरीके से इसको ले लिया है। आगे हम देखते हैं मृत्यु दर। मृत्यु दर जनसंख्या में परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जिस तरीके से जन्म दर मुख्य होती है उसी प्रकार मृत्यु दर भी। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। देखिए, जन्म दर अगर बढ़ेगी तो उसी तरीके से अगर मृत्यु दर कम हो गई तो वो जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या को दर्शाएगी। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में हम व्यक्त करते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत आप ऊपर अगर आप देखोगे तो वहां प्रति 1000 स्त्रियों में हम दिखा रहे हैं, और हम यहां देखेंगे तो ये प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे हम मृतकों की संख्या दिखा रहे हैं। सूत्र है अशोधित मृत्यु दर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या इनटू 1000। मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर को प्रभावित करता है। आगे देखिए, इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है प्रवास। प्रवास जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है, यह है प्रवास। प्रवास से क्या तात्पर्य है बच्चों? प्रवास से यानी कि किसी एक स्थान से व्यक्ति का दूसरे स्थान पे जाना, दूसरे स्थान से किसी स्थान पे आना, ये प्रवास कहलाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं प्रवास के, इसमें हम आपको समझाते हैं कि जिस स्थान से व्यक्ति दूसरे स्थान पे जा रहा है, यानी उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाऊं कि चूरू से अगर कोई व्यक्ति जयपुर की तरफ जा रहा है तो इसे हम यानी चूरू को उद्गम स्थान कहेंगे, और वहीं पर और जिस स्थान पर आगमन करता है यानी जहां व्यक्ति पहुंच रहा है, यानी चूरू तो उद्गम स्थान हो गया और गंतव्य स्थान जयपुर हो गया, यानी वो वहां पहुंच रहा है। इन दो चीजों को आप ध्यान में रखिए। उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है। उद्गम स्थान जैसे चूरू से बड़ी संख्या में लोगों ने जयपुर की तरफ पलायन किया तो चूरू की जनसंख्या कम दिखेगी, वहीं पर ही जबकि गंतव्य स्थान पे जनसंख्या बढ़ जाती है। जयपुर में अगर लोग प्रवास करते हैं तो वहां की जनसंख्या बढ़ी हुई दिखेगी। प्रवास को मनुष्य और संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में हम निरूपित किया जा सकता है। अब इसमें देखिए दो बिंदु हैं, अप्रवास व उत्प्रवास। अप्रवास यानी प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उन्हें अप्रवासी कहते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, दूसरे स्थान से अपने स्थान पर आना, इसे हम अप्रवास कहते हैं। वहीं पर ही उत्प्रवास, इसका तात्पर्य होता है अपने स्थान से किसी अन्य स्थान पर जाना, यानी अपने स्थान से बाहर की तरफ जाना, ये उत्प्रवास कहलाता है और व्यक्ति उत्प्रवासी कहलाता है। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक बच्चों, प्रवास यानी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करता है, उसके कारण होते हैं। इसमें है पहला कारण प्रतिकर्ष कारक, जिसे हम इंग्लिश में कहें पुश फैक्टर। पुश का मतलब आप समझते होंगे, धकेलना, यानी किन कारणों से व्यक्ति दूसरे स्थान की तरफ जा रहा है। देखिए इसमें होता है बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु की स्थितियां, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां
और सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन ऐसे कारकों के लिए जिम्मेदार होते हैं जो कि जनसंख्या को दूसरे स्थान पर धकेलने का कार्य करते हैं, यानी लोग वहां से दूसरे स्थान की तरफ जाते हैं। वहीं पर ही अपकर्ष कारक है। अपकर्ष यानी पुल फैक्टर, यानी कोई स्थान जनसंख्या को अपनी तरफ खींच रहा है। कि उसमें हम देखो नॉर्मल सी बात है कि क्यों खींचेगा, वही चीजें हैं। ऊपर जो कमियां थी वो यहाँ पर हमारे लाभ के रूप में हम देख लेंगे, यानी काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारक स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, हम आपको दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पे, पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से अधिक है। देखिए इसमें हम दिखाएंगे आपको बढ़ती हुई जनसंख्या, यानी आरंभिक काल से आज तक जो बढ़ती हुई जनसंख्या उसके बारे में बताएंगे। आरंभिक कालों में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी, परंतु विगत कुछ 100 वर्षों में जनसंख्या में आश्चर्यजनक तरीके से वृद्धि हुई। देखिए लगभग 8000 से 12000 वर्ष पूर्व कृषि के उद्भव व आरंभ के पश्चात जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था। उस समय जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी। लगभग हम देखें कि 80 लाख के आसपास हम उसको देखते हैं। ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से भी कम थी। आप देखिए नीचे जो चित्र है उसमें आप देखिए, जब हम 8000 से 12000 में देख रहे हैं तो कृषि का विकास और विस्तार जो हुआ उसमें जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। और वहीं पर ही आगे हम देखें तो आप देखिए कि इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हमें दिख रही है। साथ ही आगे चलते हैं तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ते हुए विश्व व्यापार ने जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए मंच तैयार किया, यानी व्यक्तियों को जनसंख्या वृद्धि के अवसर प्रदान किए। इसमें आप देखिए कि जनसंख्या जो थी वो 0.5 अरब के हिसाब से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं पर ही 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति हुई तब विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। देखिए नीचे आप यहाँ पर आप पूरा देखेंगे जो हम मार्किंग कर रहे हैं, इसमें 1700 ईस्वी की हम जब बात करें तो जनसंख्या 55 करोड़ हो गई। 18वीं शताब्दी में विश्व जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हमने दर्ज की। इसमें आप देखिए जो कर्व है, यानी जो आपके सामने ये देखिए कर्व किस तरीके से अचानक से बहुत तीव्र गति से ऊपर की तरफ बढ़ गया। 18वीं शताब्दी में ये विस्फोटक रहा। प्रौद्योगिकी यानी प्रौद्योगिकी प्रगति ने जन्म दर को घटाने में सहयोग किया व त्वरित जनसंख्या वृद्धि यानी बहुत तेज गति से वृद्धि के लिए मंच तैयार कर दिया। अब देखिए उसके बगल में ही आप जो डायग्राम देख रहे हैं उसी के साथ में हमने आंकड़ों के रूप में इसको दिखाया भी है कि शुरू में जब हम 1 अरब यानी 1830 के आसपास आप देखें तो आप ये देखेंगे कि जनसंख्या जो थी वो 1830 से 1930 के बीच में यानी 1 अरब से 2 अरब होने में उसने 100 वर्ष का समय लगाया, यानी गति काफी धीमी थी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ा यानी 1930 से 1960 में हम देखेंगे 2 से अचानक से 3 अरब हो गया, जिसको कि मात्र 30 वर्ष ही लगे। इसी तरीके से 1960 से 1975 जो कि 15 वर्ष का समय अंतराल है, इसमें 3 से 4 हो गया। और उसके बाद में निरंतर आप देखें तो 1987 और 1999 तक ये देखिए 5 अरब और 6 अरब तक पहुंच गए और इसको मात्र 12 वर्ष का समय ही लग रहा है। यानी जनसंख्या जो है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, इसे विस्फोट की स्थिति भी हम कह रहे हैं। अब देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता करता है। यांत्रिक ऊर्जा की उपलब्धता से कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। देखिए लोगों के लिए संसाधन जो थे
औद्योगिक उत्पादनों के कारण उनके पोषण के लिए हमारे पास उपलब्ध थे, अतः जनसंख्या का भरण पोषण अच्छे से होता रहा और जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हुई। वहीं पर ही दूसरा बिंदु है चिकित्सा सुविधाओं में सुधार। प्राचीन समय से वर्तमान समय तक चिकित्सा सुविधाओं में बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ, जिससे कि स्वच्छता ने पूरे विश्व में मृत्यु दर को घटाने में योगदान दिया है। अब आगे हम देखेंगे बच्चों, मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक वर्ष का समय लग गया था, परंतु इससे 5 से 6 अरब व 6 से 7 अरब होने में मात्र 12 वर्ष का ही समय लगा। गत जो हमारा पीछे हमने जो अभी ये चित्र देखा है, ये देखिए, इसमें इसको हमने आपको डिस्क्राइब किया है कि शुरू में तो बहुत समय लगा, 100 वर्ष लगा, और उसके बाद में ये समय अंतराल निरंतर घटता चला गया। 30 से 15, 15 से 12 वर्ष हो गया। विश्व जनसंख्या को 2 गुना होने में अधिक मतलब अवधि जो थी वो तेजी से घटी है, यानी कम समय में जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हुई है। विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में अपनी आबादी 2 गुना करने में अधिक समय ले रहे हैं, यानी विकसित देश क्योंकि वो उन्नत है, अतः अपनी जनसंख्या उनकी जो है वो बहुत धीमी गति से बढ़ रही है, जबकि विकासशील देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विकासशील विश्व में हो रही है, जहां ये जनसंख्या विस्फोट के रूप में हम इसे देख रहे हैं। देखिए नीचे सारणी दी हुई है, इसको हम देखेंगे कि जनसंख्या किस प्रकार 2 गुना बढ़ रही है। इसका अवधि आप देखिए, 1650 में ये 50 करोड़ थी, जिसको 1500 वर्ष लगे। वहीं पर ही ये सब देखिए, आगे हम जैसे जैसे बढ़ते हैं तो 1804 में 100 करोड़ हुई, जिसको 154 साल ही लगे। 1927 में ये 200 करोड़ हो गई, समय और कम हो गया, 123 वर्ष। और 1974 में 400 करोड़ यानी दुगनी हुई, 200 से 400 करोड़ हो गई, जिसको 47 वर्ष ही लगे। देखिए समय अंतराल बच्चों कितना कम हो गया इसमें। और अब 2025 यानी हम आगे इसका अनुमान करें तो 400 से 800 करोड़ जो हम अनुमानित हम आगे मान रहे हैं, तो इसको 51 वर्ष लगेगा। अब आप ये देखिए कि 123 से दुगना होने में 47 वर्ष लगे, वहीं पर ही 100 यानी 400 करोड़ को 800 होने में समय बढ़ गया, 51 वर्ष हुए ना बच्चों। कारण है कि वापस हम, क्योंकि विकास हो रहा है समय के साथ, जो परिवर्तन है वो हम देख रहे हैं, तो उसमें जनसंख्या वापस मंद गति से हो गई है, यानी धीमी गति से बढ़ रही है, जिसको कि समय लगेगा वापस यानी दुगना होने में, 800 करोड़ होने में। साथ में ही देखिए बच्चों, एक और टेबल हमने आपके सामने प्रस्तुत की है, जिसमें हमने उच्च जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाया है। इसमें देखिए उच्च और निम्न दोनों की तुलना हमने आपके सामने प्रस्तुत की है, जिसमें लाइबेरिया 8.2, सोमालिया 4.2, यमन 3.7, सऊदी अरब 3.4 और ओमान 3.3। हम ये कह सकते हैं कि ये विकासशील राष्ट्रों के रूप में हम इन्हें देखें तो आप देखिए कि यहाँ जो है जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, यानी उच्च है। वहीं पर ही निम्न में हम देखते हैं तो लेटविया, एस्टोनिया, यहाँ देखिए -1.5 है, माइनस यानी घटती हुई हो गई, यानी जनसंख्या जो है वो घट रही है। रूस, यूक्रेन, अल्बानिया, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, क्रोएशिया और स्लोवेनिया, यहाँ पे -0.6 यानी बहुत ही कम है। वहीं पर ही जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, इटली व डेनमार्क यहाँ माइनस में भी है, वहीं -0.1। और डेनमार्क में तो आप देखिए बच्चों ये शून्य वृद्धि दर है, यानी एकदम जनसंख्या जो है वो स्टेबल हो गई है, यानी रुक गई है, यानी जनसंख्या बहुत ही ना के बराबर बढ़ती हुई दिख रही है, इसे हम शून्य दर भी कहते हैं। अब जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि को हमने मानचित्र के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें आप देखिए जो गहरा रंग है, देखिए विकास जो विकसित राष्ट्र हैं
उनके अंतर्गत आप ये देखिए कि जो वृद्धि जो 2 गुना अवधि है, उसमें आप देखिए जो गहरे रंग के हैं, वहां पर 100 वर्ष का समय लग रहा है। वहीं पर ही जो हल्का रंग है, जिसके अंतर्गत हम आपके अमेरिका को देखते हैं, इसके अंतर्गत 41 से अमेरिका व रूस, इसमें 41 से 100 वर्ष लग रहे हैं। फिर हम देखते हैं डेक्लाइन यानी कि पॉपुलेशन का घटता हुआ क्रम, इसमें हम देखिए आपकी यूरोपीय देश का ही भाग देख रहे हैं, जहां जनसंख्या अब स्टेबल हो गई है, यानी बहुत ही धीमी हो गई है। ये सारणी के रूप में भी हमने आपको दिखाया है। इसमें महत्वपूर्ण है आपके लिए भारत। आप भारत को देखिए, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि जो है प्रतिशत में 1.9 है, जिसको कि बढ़ने में 36 वर्ष की समय अवधि लग रही है, और इसको 2 गुना होने के अंतर्गत इसमें मतलब लगभग 36 वर्ष का समय लगेगा। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। देखिए, आर्थिक विकास होगा तो जनसंख्या कम होगी, या हम ये कह सकते हैं कि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो आर्थिक विकास अपने आप ही कम हो जाएगा, इसलिए ऋणात्मक यानी नेगेटिव सहसंबंध इसमें हो जाएगा। जनसंख्या परिवर्तन की वार्षिक दर 1.2 है, जो निम्न प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। आप ये देखिए, क्योंकि जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पे लागू होती है, यानी बहुत बड़ी जनसंख्या पे जब हम इसको दिखाते हैं, तो इससे जनसंख्या में बड़ा परिवर्तन नजर आता है। जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है, तो उसमें अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा तो वो बड़ा ही हमें दिखाई देगा। वृद्धि दर निरंतर घटती रही, फिर भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती रही। कारण, क्योंकि जनसंख्या पहले से ही बढ़ी हुई है। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के क्या प्रभाव होंगे बच्चों। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है, यानी कि वृद्धि कम होनी चाहिए विकासशील राष्ट्रों में। निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करती है, जैसे कि संसाधनों का ह्रास। जिन संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं वो कम होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखो, वे संसाधन जो पहले जनसंख्या का भरण पोषण कर रहे थे, अब उस जनसंख्या के पोषण में वे सक्षम नहीं रहते, क्योंकि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ जाती है। आगे देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु, जनांकीय संक्रमण। जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत अमेरिकी भूगोलवेत्ता फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टिन ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए किया जाता है। यानी कि अब जो वर्तमान में जनसंख्या चल रही है और आने वाले वर्षों की जनसंख्या के पूर्व अनुमान को हम इसके द्वारा दर्शाते हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या में उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से वह निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाता है। यह परिवर्तन हम बच्चों कई अवस्थाओं में देखते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से हम जनांकीय चक्र के रूप में व्यक्त करते हैं या बताते हैं। देखिए, सामने इसी जनांकीय जो संक्रमण की जो अवस्थाएं हैं, उनको हमने चित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। ये देखिए, ऊपर जो चित्र है, इसमें 3 अवस्थाओं का ये मॉडल है। इसमें पहली अवस्था है बच्चों, प्रथम अवस्था। ये देखिए, मार्किंग कर रही हूं मैं, आप यहाँ पे देखिए ध्यान से। प्रथम अवस्था, इस अवस्था में उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर होती है, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्यु की क्षतिपूर्ति से अधिक प्रजनन करते हैं। यानी जितनी मृत्यु हो रही है, जन्म दर भी उसी हिसाब से रहती है। जनसंख्या में वृद्धि धीमी होती है, क्योंकि दोनों बराबर से चल रहे हैं, और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं। इस अवस्था में बड़े परिवारों को
परिसंपत्ति माना जाता है। जीवन प्रत्याशा, यहाँ जीवन प्रत्याशा से तात्पर्य यानी जीने की उम्र जो है वो कितनी है आपकी, इसको हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। निम्न होती है यानी उम्र यानी ज्यादा समय तक लोग जीवित नहीं रह पाते। अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनको या उन्हें प्रौद्योगिकी जो उनका स्तर होता है वो काफी निम्न होता है। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश लगभग इसी अवस्था में थे। ये देखिए, प्रथम अवस्था में हम देखें तो इसमें हम देखते हैं, इसमें बांग्लादेश व आपके भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाने वाले वर्षावन व आदिवासी क्षेत्र इसी के ही उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। अब हम आते हैं इसकी द्वितीय अवस्था में। द्वितीय अवस्था, इसके प्रारंभ में जन्म दर ऊंची बनी रहती है, किंतु समय के साथ साथ ये घटती जाती है, यानी जन्म दर घट रही है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है, यानी कि मृत्यु दर भी घट रही है, जन्म दर तो घट ही रही है लेकिन मृत्यु दर भी घट रही है। इसे डायग्राम में मैं अभी आपको समझाऊंगी। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार के साथ मृत्यता में कमी आती है। इसके कारण जनसंख्या में होने वाले शुद्ध योग उच्च होता है। देखिए डायग्राम में, यहाँ जन्म दर उच्च है, समय के साथ ये गिरी है यानी नीचे आया है ग्राफ, लेकिन देखिए मृत्यु दर शुरू से ही नीचे की तरफ जा रही है। पहले जन्म दर ऊंचा है जबकि मृत्यु दर तो कम ही है, और समय के साथ जन्म दर कम हो गया और मृत्यु दर भी कम हो गई है। ठीक है, तो ये जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि को दिखा रहा है, यानी बहुत बड़ी जनसंख्या विस्तार को दिखा रहा है। इसके अंतर्गत जो देश हैं उनमें पेरू व श्रीलंका व केनिया इस अवस्था के अंतर्गत आते हैं। ये लगभग तीसरी अवस्था में प्रवेश करने की स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि जहां दोनों ही स्थितियां स्टेबल हो रही हैं। अंतिम अवस्था है, इसमें जन्म दर व मृत्यु दर दोनों घट जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद की ओर यानी मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय व शिक्षित हो जाती है। देखिए आर्थिक विकास हो रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं और लोगों को रहन सहन के स्तर में भी परिवर्तन आ रहा है, तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। यानी हम जहाँ कहें कि शिक्षा के स्तर में परिवर्तन आता है तो व्यक्ति अपने आप अपने परिवार के विस्तार के रूप में सोचता है। इससे पता चलता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य और प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। वर्तमान में विभिन्न देश जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो बच्चों हम ये पाएंगे, तीसरी अवस्था में देखिए विकसित राष्ट्र है जहां पर एकदम स्टेबल है जनसंख्या, जो प्रथम अवस्था में थी वहीं पर ही, या तीसरी अवस्था में लगभग वैसे ही जनसंख्या स्टेबल हो गई है, क्योंकि जनसंख्या बहुत मंद गति से बढ़ती है। विकसित राष्ट्रों की बात कर रहे हैं। भारत लगभग हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय अवस्था से अब तृतीय अवस्था की तरफ बढ़ रहा है, यानी उस अवस्था में वो एंटर कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। परिवार नियंत्रण के उपाय। परिवार नियोजन का कम बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उनमें अंतराल रखना होता है। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रचार, गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साह, यानी कि कर निरुत्साह मतलब कि जो बड़े परिवार हैं या जहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है वहां कई प्रकार की सुविधाओं को रोक देना, जिससे कि वो जनसंख्या नियंत्रण की तरफ बढ़ने लगे, यानी उनके उपायों को अपनाएं। उससे तात्पर्य है उपाय कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। थॉमस माल्थस ने वर्ष 1798 में प्रकाशित अपनी पुस्तक यानी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये देखिए नामक बुक में निबंध में दिए सिद्धांत में ये कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, यानी अगर जनसंख्या बढ़ी तो किस प्रकार की समस्याएं होंगी? अकाल,
बीमारी, युद्ध द्वारा इससे अचानक से वापस हम इसमें गिरावट देखना शुरू करेंगे। इसी के अब आज इस इतना ही बच्चों, इसके साथ ही हम अपना द्वितीय अध्याय समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसी अध्याय के प्रश्न उत्तरों को लेकर हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।